क्या कभी आपने सोचा है कि एक तांगे वाले का बेटा देश का सबसे बड़ा और जाना माना बाहुबली बन जाए? कभी आपने ये सोचा है कि वो पहले बाहुबली बने, फिर माफिया बने और फिर देश के सबसे बड़े सदन लोकसभा में पहुंच जाए और सांसद की कुर्सी संभाल ले? क्या कभी ऐसा आपने सोचा है या सुना है कि कोई ऐसा शख्स, कोई एक ऐसा इंसान जिसके दहलीज पर कभी किसी ज़माने में बड़े बड़े अधिकारी नतमस्तक होते हों, फिर उसे एक मोस्ट वांटेड की तरह गिरफ्तार कर लिया जाए और फिर गिरफ्तारी के दौरान ही उसे भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बहुत ही आसानी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाए? जाहिर है कि आपको हमारी ये बातें ज़रा अजीब लग रही होंगी, लेकिन जिस इंसान की ज़िंदगी के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका पूरा इतिहास कुछ ऐसा ही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद, जो आज के दौर में प्रयागराज है, इलाहाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले बाहुबली माफिया अतीक अहमद की। एक मामूली सा गुंडा जो गलियों से निकलकर बाहुबली बना, फिर माफिया बना, फिर वो विधायक बना, फिर सांसद बना और उसकी कामयाबी यही नहीं रुकी, वो मोस्ट वांटेड बन गया। लेकिन मोस्ट वांटेड की जो कामयाबी होती है, या तो वो कामयाबी का जो एक इनाम या कह सकते हैं जो उसका परिणाम होता है वो सलाखें होती हैं या फिर पुलिस की गोली होती है। जिस इंसान के साथ बाहुबली अतीक किसी ज़माने में काम करना चाहता था, जब वो नौजवान था, जब वो काम करना चाहता था जिस इंसान के साथ, एक दिन उसी इंसान को उसने ठिकाने लगा दिया और इलाहाबाद की गद्दी को संभाल लिया और इसी के साथ बाहुबली अतीक पूरे प्रयागराज, इलाहाबाद का डॉन बन गया। बात साल 1962 की है, जब प्रयागराज के चकिया इलाके में रहने वाले गरीब परिवार में एक बेटे का जन्म होता है। बेटे का जन्म हुआ था तो जाहिर सी बात है परिवार काफ़ी खुश था। उस बेटे का नाम अतीक अहमद रखा जाता है। लेकिन परिवार को भी ये कहीं नहीं पता था कि आने वाले वक्त में उनका बेटा पूरे देश में अपना गलत कामों के लिए मशहूर हो जाएगा। गरीबी का आलम कुछ ऐसा था कि पिता तांगा चलाकर जैसे तैसे परिवार का गुजारा करते थे। चूँकि अतीक परिवार में सबसे बड़ा था तो पिता के बाद परिवार चलाने की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आई। लेकिन वक्त के साथ ही चीज़ें बदलती चली गई। उसके लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी काफ़ी मुश्किल था। वो जितने भी ख्वाब देखता, गरीबी का आलम कुछ ऐसा था कि अतीक ने जितने भी ख्वाब देखे वो ख्वाबों का गला कहीं न कहीं उस गरीबी ने घोंट दिया। अतीक को एक बात तो समझ में आ चुकी थी कि अगर अपना जो है अस्तित्व बदलना है और अपनी ज़िंदगी के इन हालात को बदलना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है पैसा। लेकिन अतीक ने पैसा कमाने के लिए जो रास्ता इख्तियार किया वो पूरी तरह से गलत था, क्योंकि उसने जराइम की दुनिया का रुख कर लिया। स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़कर अतीक ने इलाहाबाद की उन गलियों का रुख कर लिया जहां बंदूक की भाषा चलती थी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी ख़ास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। साथ ही फेसबुक पर जो हमारा पेज है उसको फॉलो करें, उसे लाइक करें, ताकि इस तरह की जितनी भी सच्ची घटनाएं हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। तो अब आगे बढ़ते हैं। 10वीं की पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई की अतीक ने और अतीक उस अपना एग्ज़ाम दिया और अतीक फ़ेल हो गया। अब अतीक का पढ़ाई में दिल पहले ही से नहीं लगता था, लिहाजा 10वीं के बाद अतीक ने पढ़ाई नहीं की और अपना स्कूल छोड़ दिया। इलाहाबाद में उस वक्त एक शख्स का बड़ा खौफ हुआ करता था, उसका नाम था चांद बाबा। चांद बाबा एक ऐसा माफिया था, एक ऐसा बाहुबली कह सकते हैं, जिसने पूरे इलाहाबाद को उस वक्त अपनी मुट्ठी में रखा हुआ था। ऐसा बताया जाता है कि चांद बाबा की इजाज़त के बिना ज़िले में परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। अतीक ये चाहता था कि वो चांद बाबा के साथ काम करें और उसी के साथ उसका रसूख बढ़ता जाएगा। लेकिन अतीक ये भी चाहता था कि वो चांद बाबा से बड़ा डॉन बने। लेकिन चूँकि इस तरह के जो भी रास्ते होते हैं इनमें कोई ना कोई सरपरस्त होना भी ज़रूरी होता है। लेकिन 17 साल की उम्र में अतीक पर पहली बार एक हत्या का मुकदमा दर्ज होता है। हत्या का मुकदमा दर्ज होते ही अतीक का नाम
पुलिस फाइलों में तो दर्ज होता ही है, साथ ही ज़िले के छोटे मोटे गुंडों में भी वो मशहूर हो जाता है। उस वक्त के हालात ऐसे थे कि उस वक्त के जो हालात थे कि जो एरिया के या ज़िले के छोटे मोटे गुंडे हुआ करते थे, टपोरी टाइप के जो भी लोग थे, तो वो सभी चांद बाबा के आतंक से बहुत परेशान थे। जैसे ही अतीक का नाम सामने आता है, उन्हें लगता है कि ये अतीक एक ऐसा शख्स है जो चांद बाबा को टक्कर दे सकता है, तो वो सभी अतीक का सपोर्ट करने लगते हैं। इसी के साथ अतीक और चांद बाबा के बीच टकराव बढ़ने लगता है। लेकिन चांद बाबा जो था वो अतीक को सिर्फ एक गली का छोकरा ही समझ रहा था, क्योंकि एक दौर चला आ रहा था जब चांद बाबा ने एक छत्रराज था इलाहाबाद पर, फिर अचानक एक गली से एक लड़का निकलता है टांगे वाले का, तो चांद बाबा भी यही समझता था कि भाई एक टांगे वाले लड़का भला क्या ही कर लेगा। लेकिन चांद बाबा को ये पता नहीं था कि ये एक छोटी सी कील जो होती है, अगर वो किसी बड़े ट्रक में भी लग जाए तो उसे पंचर कर देती है। और इसके चांद बाबा के लिए अतीक एक कील साबित हुआ, और वो कील बाकायदा ना सिर्फ उसके टायर में लगा बल्कि उसके ताबूत में भी वही कील लग गई। फिर एक दिन चांद बाबा को सरेआम मौत के घाट उतार दिया जाता है, जिसका सीधा इल्ज़ाम अतीक अहमद पर लगता है। अतीक का नाम चांद बाबा की हत्या में आते ही मानो उसके नाम का पारा पूरे ज़िले में चढ़ना शुरू हो गया। दबंगई से अतीक ने पूरे इलाके पर कब्जा करना शुरू कर दिया। हत्या, अपहरण, ज़मीन कब्जाना, रंगदारी, फिरौती, इस तरह के सारे कारोबार में अब अतीक का हाथ चलने लगा। या ये कह लें कि इस तरह के जितने भी काले कारोबार चल रहे थे उन सब में अतीक का कट लगने लगा, या अतीक की सरपरस्ती में ही ये सारे काम फलने फूलने लगे। 80 का दशक आते आते अतीक का नाम सिर्फ प्रयागराज या इलाहाबाद में ही नहीं, अगल बगल के ज़िलों में भी लोग जानने लगे थे। जैसे जैसे उसके नाम का पारा चढ़ रहा था, वैसे वैसे उसके काले कारनामे भी बढ़ते जा रहे थे, और अलग अलग मुकदमे पुलिस की फ़ाइलों में अलग अलग थानों में दर्ज होते जा रहे थे। जैसे जैसे अच्छा, ये भी एक ख़ास था कि जैसे जैसे थानों की फ़ाइलों में अतीक का नाम दर्ज हो रहा था, जैसे जिन जिन मुकदमों में दर्ज होता जा रहा था, ठीक उसी तरह से अतीक का नाम, अतीक का रसूख, अतीक का भौकाल लगातार बढ़ता जा रहा था। क्राइम की दुनिया में आगे बढ़ते बढ़ते अतीक को ये समझ आ चुका था कि अगर अब ज़िंदगी आगे चलानी है तो जाहिर सी बात है अब काम करने का तरीका बदलना होगा। तो अतीक ने नेतागिरी शुरू कर दी और सियासत में हाथ आजमाना शुरू कर दिया। साल 1979 में अतीक ने पहली बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल किया। ये विधानसभा का चुनाव था, यूपी विधानसभा का चुनाव था, जिसमें अतीक ने अपना हाथ आजमाया और मुकद्दर साथ भी दे गया। पहली बार में ही अतीक ने अपनी सीट निकाल ली और चुनाव जीतकर एक माफिया से माननीय विधायक बन गया। एक के बाद एक अतीक ने कई चुनाव लड़े और लगातार 3 बार अतीक विधायक बने। साल 1996 में अतीक का सियासत में रसूख और कद इतना बढ़ चुका था कि खुद मुलायम सिंह ने अतीक को बुलाकर समाजवादी पार्टी से टिकट दिया। इससे पहले अतीक निर्दलीय लड़ते रहे। अतीक को टिकट मिल जाता है समाजवादी पार्टी से और अतीक इलेक्शन लड़ जाते हैं, और उसमें भी अतीक को भारी जीत मिलती है। अब अतीक का पूरा ट्रेंड बदल चुका था। जो अतीक कभी माफिया हुआ करते थे, अब वो खादी पहनकर माननीय विधायक हो गए, नेताजी हो गए। साथ ही लेकिन ये इसमें इनके काले कारनामे ख़त्म नहीं हुए। सफ़ेद खादी के पीछे इनके काले कारनामे जो थे वो बदस्तूर जारी थे, वो लगातार यूं ही चल रहे थे, जिसे लेकर पुलिस भी परेशान थी। जो पुलिस लगातार उसकी गिरफ्तारी की कोशिशें करती थी, वही पुलिस अब जो है कहीं ना कहीं उस पर हाथ डालने से भी डर रही थी, क्योंकि अब उनके जिस्म पर खादी हो चुकी थी और वो नेता से अब विधायक हो चुका था। तो जाहिर सी बात है कि किसी विधायक पर इतनी आसानी, वो दौर था कि किसी विधायक पर हाथ डालना कोई बहुत मामूली बात नहीं थी। एक तरफ उसका रसूख बढ़ रहा था तो वहीं दूसरी तरफ रंगदारी, फिरौती, ज़मीनों पर कब्ज़ा, दबंगई, इस तरह के सभी कारोबार फल फूल रहे थे। अब चकिया जैसे छोटे इलाके का रहने वाला लड़का, जिसने तमाम ख्वाब देखे थे कि कभी ज़िंदगी में उसके पास जो है लग्जरी गाड़ियाँ होंगी और विदेशी हथियार होंगे, तो वो ख्वाब अब अतीक के सच होने लगे थे। तो अब जब अतीक का काफ़िला सड़क पर से गुज़रता तो अतीक के काफ़िले में तमाम जो हैं लग्जरी गाड़ियाँ होती, हथियार होते,
जो उसके दल बल लेके चला करते थे। जाहिर सी बात है, अगर अभी अपने यूपी का ये हाल है, अगर कोई प्रधानी जीत जाता है, महज गांव की प्रधानी जीत जाए, तो गांव से लेकर जिला मुख्यालय तक के उसके ज़मीन और तमाम पट्टे और तमाम भौकाल मेंटेन हो जाता है। अब अतीक तो माफिया से बाहुबली बना, बाहुबली से उसने 4 बार विधायकी जीत ली थी, एक ही सीट से लगातार वो विधायक रहा, तो जाहिर सी बात है उसके भौकाल का अंदाज़ा लगाना भी कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस चीज़ को। 4 बार विधायक बनने के बाद अतीक के हौसले काफ़ी बुलंद हो चुके थे। अतीक को ये समझ में आ गया था कि फ़िलहाल अभी कोई भी सियासत की शतरंज में ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो उसको टक्कर दे सके या उसको मात दे सके। लिहाजा अतीक ने अपना स्तर सियासत में थोड़ा स्तर बनाने के लिए एक कदम और आगे बढ़ने की कोशिश की और उसने सोचा कि अब जो है सांसदी लड़ते हैं। सांसदी लड़ने का इरादा बनाया। साल 2004 की बात है, उन्हें अपना दल ने फूलपुर सीट से टिकट दे दिया, जिस पर जो है अतीक इलेक्शन लड़ जाता है। पहली बार में ही अतीक जीत भी जाता है, इस बार भी अतीक का सिक्का काम कर जाता है और अतीक जो है इलेक्शन जीतकर सांसद बन जाते हैं। अब यहाँ पर अब आप खुद सोचिए कि जब क्या रसूख, क्या भौकाल मेंटेन हुआ होगा कि जब एक माफिया बाहुबली 4 बार का विधायक फिर अचानक वो सांसद बन जाए। अब तो और ही किसी के अंदर ये उम्मीद, ये गुंजाइश, ये कुव्वत नहीं बाकी रह गई थी कि वो डायरेक्ट अतीक पर हाथ डाल दे। इलाहाबाद की जिन सड़कों पर अतीक किसी ज़माने में तांगा हाँका करता था और अपने परिवार का पेट पाला करता था, अब जब अतीक का काफिला उन्हीं सड़कों से गुजरता तो लोग यही कहते कि अतीक साहिब जा रहे हैं। अतीक का रसूख सियासत के साथ साथ दबंगई में बढ़ता जा रहा था, लेकिन अतीक चाहकर भी कभी इस जुर्म के दलदल से बाहर नहीं निकल पाया, या यूँ कह लें उसने निकलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि यही दलदल कहीं ना कहीं उसकी पूरा जो उसका एक करियर था, उसकी ज़िंदगी थी, उसकी नींव यही दलदल था। साल 2004 में जब अतीक सांसद बन गए तो उनकी जो परंपरागत सीट थी, इससे हमेशा विधायक रहे, तो वो सीट खाली हो गई। लिहाजा अतीक ने अपने भाई अशरफ को वहाँ से लड़वा दिया इलेक्शन, लेकिन अशरफ के सामने राजू पाल खड़े थे। राजू पाल ने अशरफ को कड़ी टक्कर दी और अशरफ इलेक्शन हार गए। अशरफ की हार को अतीक ने अपनी पर्सनल हार मान ली और यहीं से उन दोनों के बीच अदावत शुरू हो गई। बीएसपी नेता राजू पाल को अभी इलेक्शन जीते कुछ महीने ही गुजरे थे। फिर एक दिन राजू पाल का काफ़िला गुजर रहा था, इसी दौरान अतीक अहमद की गैंग ने राजू पाल के काफ़िले पर हमला कर दिया। हमलावरों ने इतनी गोलियां चलाईं कि राजू पाल का जिस्म छलनी हो गया। राजू पाल को कुल 19 गोलियां लगी थी और आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि महज 10 दिन पहले राजू पाल की शादी हुई थी। जिस वक्त राजू पाल की हत्या की गई उसके 10 दिन पहले ही राजू पाल की शादी हुई थी। अभी राजू पाल की जो पत्नी थी उनके हाथों से मेहंदी का रंग भी फीका नहीं पड़ा था और उनकी सारी खुशियाँ मातम में तब्दील हो गई। राजू पाल की पत्नी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज होता है। उस वक्त सपा की सरकार थी। ऐसा बताया जाता है कि सपा का संरक्षण अतीक को अच्छा खासा था, लिहाजा पुलिस ने भी कोई ख़ास कार्रवाई नहीं की और ये मामला होता फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है और अगले ही इलेक्शन में, क्योंकि सीट खाली हो चुकी थी, और अगले ही इलेक्शन में अतीक अपने भाई अशरफ को वहाँ का विधायक बना देते हैं। इस वारदात के बाद से अतीक का नाम और भी ख़तरनाक हो गया। लोग अतीक के नाम से खौफ खाने लगे। सभी को ये समझ में आ गया था कि जो कोई भी अतीक को टक्कर देने की कोशिश करेगा उसका हश्र ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन राजू पाल की जो हत्या थी वही अतीक के लिए कील साबित हो गई, या यूँ कह लें कि अतीक के ताबूत की कील राजू पाल की हत्या बन गई। साल 2007 में मायावती की सरकार आती है। यूपी की सीट को यूपी में सीएम बन जाती है मायावती। क्राइम को रोकने के लिए उस वक्त मायावती ने जो भी कदम उठाए उसको आज तक याद किया जाता है। मायावती ने सख्ती के साथ कार्रवाई शुरू की और अतीक अहमद को मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया। काफ़ी जद्दोजहद के बाद आखिरकार अतीक अहमद को दिल्ली से गिरफ्तार भी किया गया और जेल में डाल दिया गया। अतीक यूपी की अलग अलग जेलों में अपना वक्त काटते रहे। फिर उसके बाद जो है वक्त बदला, निज़ाम बदला। 2012 में यूपी में अखिलेश यादव की सरकार बनती है। अखिलेश यादव की सरकार में अतीक जो है जेल से बाहर आ जाते हैं। फिर उसके बाद 2014 में श्रावस्ती की सीट से अतीक जो है सांसदी का टिकट दाखिल करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन जीत हासिल नहीं हो पाती। ये वो वक्त था कि अतीक फिर उसके बाद कभी भी अतीक की वापसी उसमें सियासत में हो नहीं पाई। उसके बाद 2017 में पूरा मामला ही बदल गया। 2017 में
सूबे में जो है योगी सरकार आ जाती है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से निकलकर सीएम बन जाते हैं और यूपी की सत्ता संभाल लेते हैं। अब सत्ता संभालते ही तो ऐसा समझिए कि गुंडे बदमाश जितने बाहुबली थे उन सब के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया। पहले जो सरकारें कहीं ना कहीं संरक्षण देने का जिन सरकारों पर आरोप लगता था, वही सरकारें योगी सरकार के निशाने पर आ गई और माफियाओं की तो हिट लिस्ट बना दी गई, जिसका खामियादा और जिसका निशाना, सबसे पहला निशाना जो है ये कह सकते हैं कि अतीक अहमद ही बन गया। प्रदेश में योगी सरकार आ चुकी थी, कानून व्यवस्था को बहुत ही मजबूत करने की तमाम कवायदे, तमाम कोशिशें चल रही थी। इसी दौरान एक जेल का वीडियो वायरल होता है जिसमें एक व्यापारी को किडनैप किया जाता है और उस व्यापारी की पिटाई की जाती है। वो वीडियो वायरल होते ही पूरे यूपी में हड़कंप मच जाता है। अब चूंकि हड़कंप मचा था, अब किसी को समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है, क्या सिनेरियो, लेकिन उसी बीच इसमें अतीक का नाम सामने आ जाता है। ऐसा बताया जाता है कि इसको अतीक ने ही अंजाम दिया था या उसके गुर्गों ने इसको अंजाम दिया था। बस यहीं से अतीक की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। तुरंत ही इस मामले पर संजीदगी दिखाते हुए योगी आदित्यनाथ अतीक को गिरफ्तार करवा लेते हैं और उसके बाद अतीक को साबरमती जेल में डाल दिया जाता है। साबरमती जेल में रहने के दौरान अतीक को वहाँ से जो है पेशी के लिए यूपी के अलग अलग ज़िलों में लाया जाता था। अतीक जेल में था और कई बार उन्होंने जो है अलग अलग वीडियो ऐसे आए कि जिसमें अतीक ने कहीं ना कहीं सीएम योगी से माफ़ी मांगने की कोशिश भी की। और फिर 15 अप्रैल साल 2023 की बात है, अतीक को एक मुकदमे की पेशी के लिए प्रयागराज लाया जाता है। प्रयागराज में पेशी से पहले उसका मेडिकल होता है। अतीक के साथ उसके भाई जो थे अशरफ भी थे। दोनों को प्रयागराज के कॉलविन अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन अस्पताल परिसर में ही पुलिस भी तैनात थी। चूँकि अतीक के जो मुकदमे थे, अतीक का जो नाम था, उस हिसाब से अतीक को एक भारी सुरक्षा में लाया जाता था और उस वक्त मौके पर काफ़ी पुलिस भी तैनात थी। लेकिन जैसे ही अस्पताल के कैंपस में ही अचानक कुछ हमलावर आते हैं और अतीक पर ताबड़तोड़ गोलियां दाग देते हैं। बदमाशों के असलहे से निकला लोहा अतीक और उसके भाई अशरफ के जिस्म में जा धंसा। गोली लगते ही खून की धार चलने लगी। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, अतीक और अशरफ दोनों मौके पर ही गिर गए और कुछ देर तड़पने के बाद उन दोनों ने दम तोड़ दिया। तुरंत ही पुलिस ने आनन फानन में उन तीनों हमलावरों को दबोच लिया। सबसे ख़ास बात तो ये थी कि ये तीनों हमलावर पत्रकार का भेष बनाकर आए थे, पत्रकारों की शक्ल में आए थे। ज़्यादा पुलिस भी उन पर जो है ज़्यादा शक नहीं कर सकी। पुलिस ने तीनों हमलावरों को मौके से ही दबोच लिया। इन हमलावरों की पहचान लवकेश, सनी और अरुण के शक्ल में हुई। अतीक की हत्या से कुछ घंटे पहले, कुछ वक्त पहले ही अतीक के बेटे को एक मामले में पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया था, जिसका नाम असद था। और कुछ वक्त के बाद अतीक की हत्या हो जाती है। लेकिन सबसे ख़ास बात ये थी कि अतीक ने जितने भी क्राइम करके, जुर्म की दुनिया में जाकर, अपराध करके जितनी भी संपत्ति बनाई थी, करीब 200 करोड़ रुपए की संपत्ति, चल अचल संपत्तियों बेनाम जो उसके नाम पर थी, कुछ बेनामी संपत्ति थी, उन सारी संपत्तियों को यूपी सरकार ने जब्त कर लिया। इतना ही नहीं, जो ज़मीनें थीं उन पर आवासीय योजना के तहत अब मकान बनाए जा रहे हैं जो गरीबों को आवंटित किए जाएंगे। जिस पर अतीक कोई बड़ा अपना आशियाना बनाने के लिए था, जो अतीक ने बेनामी संपत्तियां तैयार की थी, अब उस पर सरकार की तरफ से आवास जो बनेंगे वो गरीबों को दिए जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी एक टांगे वाले के बेटे की कहानी, जो टांगा हाँकते हाँकते या टांगा चलाते चलाते गुंडा बनता है, फिर माफिया बनता है, फिर दबंग बनता है, फिर बाहुबली बनता है, फिर विधायक बनता है, फिर सांसद बनता है और फिर आखिर में उसका अंत, उसका हश्र वही होता है जो एक अपराधी का होता है। उसकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया गया। अतीक अहमद की ज़िंदगी हमें सिर्फ यही सिखाती है कि अपराध का सफ़र कितना ही खुशनुमा क्यों ना हो, उसका अंत इतना ही खूंखार होता है। और हमारे देश में कानून से बढ़कर कुछ भी नहीं है और कानून जब चाह जाए, जिसे चाह जाए, उसे सबक सिखा ही देता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर इसमें कोई कमी रह गई हो तो उसको भी कमेंट सेक्शन में आप बताएं, ताकि हमारी टीम इस पर और बेहतर काम कर सके। तो अब अगली स्टोरी के लिए हम लोग को इजाज़त दीजिए, हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। बहुत जल्द हम एक नई कहानी के साथ
नई सच्ची घटना के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।